हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे क्योंकि आपका हिंदी का पेपर बहुत ही आसान आया हुआ है। अभी मैंने इंग्लिश का पेपर तो देखा नहीं है, तो हिंदी का पेपर देखा, इसलिए मैंने आपको सोचा हिंदी का पेपर एक बार सॉल्व करा देती हूँ। और ये मुझे सॉल्व कराने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरे प्रशिक्षु जो मुझसे जुड़े हुए थे वो सभी के सभी सारा का सारा पेपर करके आए होंगे और पेपर देखकर बहुत खुश हो गए होंगे। इसीलिए मैंने कहा था मेरे साथ ये आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद कुछ मत पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ महामैराथन पढ़ना। और देखा मेरी महामैराथन क्लास कितना काम किया आप लोगों के लिए। महामैराथन क्लास से हर पूरा क्वेश्चन महामैराथन क्लास से आया, कहीं बाहर नहीं आया है, सारा मेरा पढ़ाया हुआ आया हुआ है। मैं भी खुश हूँ और आप भी बहुत खुश होंगे कि मैम ने जो भी पढ़ाया वो आप मेरे यकीन से गए थे ना, मेरे ऊपर आप भरोसा करके गए, तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी भी हो गई। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या क्वेश्चन सही किए। मुझे पूरा यकीन आपने सही किए होंगे क्योंकि कल मैं जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही थी तो आप खुद आंसर जल्दी जल्दी से दे रहे थे, तो आप लोगों की पूरी तैयारी थी, मुझे पता है। और चलिए देखते हैं आपने क्या सही किया क्या गलत किया। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कितना अच्छा हुआ है और कौन से क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो आपको बताया था कि लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? चित्रलिपि है। ठीक है, कल ही आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो कूट जो है वो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। तो अल्पप्राण आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि का जैसे लिखा हुआ है का वर्ग में का खा गा अड़ा, ठीक है, काका गागा अंगा लिखा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर पहला अक्षर क्या होगा? अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण, चौथा महाप्राण, पांचवा अल्पप्राण। ठीक है, और इसी तरीके से आपके जितने भी आपके होंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पावर। ठीक है, और यहाँ पर पावर्ग भी दिया है, तो एक बार पावर का भी देख लेते हैं क्योंकि बा भी आपका पावर्ग में आता है। तो पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है, तो इसमें ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये अल्पप्राण। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा अल्पप्राण नहीं है, यानी कौन सा महाप्राण है। तो यहाँ पर खा जो दिया गया, देखिए खा आपका क्या है? महाप्राण है। ठीक है, बाकी आपका का दिया गया, ये अल्पप्राण है, गा दिया गया, ये अल्पप्राण है, और बा भी आपका अल्पप्राण है। तो यहाँ पर अल्पप्राण नहीं है, यानी कि महाप्राण कौन सा है? तो खा जो है आपका महाप्राण है क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है और जो खा जो आता है वो आपका दूसरे नंबर पर आता है जो कि महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बा उत्तर सही है, खा उत्तर सही है। आई होप आप लोग सही से लगाकर आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग और आह वर्ड कहलाते। मैंने कल आपको बताया था, जब पूछा गया था कौन सा आयोग वा है, तो मैंने बताया था कि विसर्ग क्या है? आयोग वा है। तो अंग और आह क्या है? वर्ड आपका आयोग हुआ है। और मान लो अगर किसी को नहीं भी आता होगा कि भाई आयोग वा, ये अंग और आह वर्ड कौन से हैं, तो आपको पता है अच्छे से कि आयोगवा जो है ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता है कि शासा शाहा होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो आपके का से लेकर के माँ तक के जो आपके व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्वर तो आपको पता है। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा और री, इतना ही तो होता है ना। तो जो अंग और आ है जो आपकी क्या है? आयोगवा है। चलिए, कामायनी के लेखक कौन है? आपको पता है जो कामायनी है इसके लेखक जो हमारे हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर पेपर दिया गया है और सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि देखिए मेरे महामैराथन से आया हुआ है। कहानी सक्षण की विधियाँ बताइए। आपको पता है जब आप कहानी सुनाने चलते हो सबसे पहले प्रस्तावना यानी उनको इंट्रोड्यूस करते हो कि हम किसके बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं, यानी उनको तैयार करते हो सुनने के लिए। ठीक है, फिर आप क्या करते हो? फिर आप उसको प्रस्तुतिकरण उस कहानी का करते हो, यानी कि पहले प्रस्तावना फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि कहानी को ढंग से, अच्छे ढंग से आप बच्चों को सुनाना शुरू करते हो, है ना। चलिए ये देखिए मैंने लिखाया भी था, बहुत अच्छे से आपने पढ़ो। ये देखिए मेरा सब सारा का सारा पहले से लिखा हुआ है, वही लेकर दिखाने आई हूँ प्रूफ के साथ। प्रस्तावना यानी सबसे पहले कक्षा में उचित वातावरण बनाकर कहानी कहने का माहौल बनाया जाता है, यानी हम किस बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका माहौल पहले आप बनाते हो। फिर कहानी कथन या प्रस्तुतिकरण, यानी कहानी को सुनाना या उसका प्रस्तुतिकरण करना। ठीक है, आप रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि प्रस्तावना के बाद इस सोपान में कहानी को मजेदार ढंग से सुनाया जाता है, वही क्या कहलाती है? प्रस्तुतिकरण कहलाता है। कहानी सुनना या पुनरावृत्ति, इस सोपान में कहानी सुनाने वाला और कहानी सुनने वाले से कहानी सुनता है। ठीक है, बस यही सारी चीजें थी। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या है? उच्चारण दोष क्या होता है? जब आप सभी सही उच्चारण, देखो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि उच्चारण दोष का क्या, अब मान लो कोई बच्चा हकलाता है तो वो उच्चारण नहीं सही से कर पा रहा है। मान लो कोई बच्चा क्या करता है कि तुतला हुआ है, जैसे मान लो का बोला है तो ऐसे लगता है ता बोला है, ता था ऐसे बोलता है ना। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि लापरवाही भी शिक्षक की हो सकती है कि बच्चा हमारा तेजी से पढ़ता चला जा रहा है या फिर बहुत धीमी गति से पढ़ रहा है, तो भी ऐसे मतलब उच्चारण
उच्चारण नहीं हो पा रहा है सही से, ठीक है, तो ये सारे दोष हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भय, और क्या होता है भय और संकोच, जैसे मान लो आपने पढ़ने के लिए बोला, डर की वजह से वो नहीं पढ़ पा रहा, सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। तुतलाना, हकलाना, लापरवाही होने से भी उच्चारण में दोषपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या है? और ये देखिए सब आपका, सब जितना भी है सब आपका मैंने उसमें जो महाभारत में पढ़ाया था वही सारा आया है। मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा को बोलकर प्रयोग करता है ना, तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान या साधन क्या है? सोपान का मतलब होता है साधन, ठीक है। तो साधन भी हम कह सकते हैं इसके, जैसे कहानी कथन सुना करके, कोई घटना हो गई आप उसको सुना रहे हो, है ना, चित्र वर्णन करके, भाषण दे करके, आशुभाषण, विनय या काव्य पाठ आदि मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्या बोलते हैं, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द की शक्ति का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है? शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। हिंदी व्याकरण में हिंदी किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए जो प्रयुक्त अर्थ होता है उसको हम शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जब भी हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उस वाक्य का जो भाव होता है उसको समझने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वही शब्द शक्ति कहलाता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको लोग अपनी तरीके से समझते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है। इसी आधार पर उस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के प्रकार, शक्ति और व्यापकता के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जाता है, ठीक है। कुछ इसमें था नहीं, इसमें ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति वाक्य बोलता है तो कोई वाक्य साधारण होते हैं और कोई वाक्य ऐसे होते हैं कि उनके उत्तर कई सारे होते हैं। तो सोचने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको ले रहा है, ठीक है। अगला है हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो आपको पता है तीन प्रकार होते हैं वाक्य के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ठीक है। अगला है उपसर्ग क्या है? तो आपको पता है वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जोड़कर आते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपका क्या होगा, जैसे कि आपका हार, और हार में हम उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा उपहार, ठीक है। हमने क्या लिखा, प्रति में हमने एक जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, प्रत्येक। प्रति उपसर्ग में हमने एक जोड़ दिया तो ये हो गया प्रत्येक, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। देखिए ये आपका 2019 में पूछा भी गया था कि ये देखिए उपसर्ग आपका कितनी बार, मैंने बताया भी था कि 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और अब हो गया 23 में भी पूछा गया, ठीक है। तो देखिए मैंने भी बताया ना आपको, वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। कहानी शिक्षण के उद्देश्य देखिए 2019 में ये पूछा भी गया था, है ना, विद प्रूफ मैंने आपको दिखाया भी था कि 2019 में पूछा गया था। तो कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य होते हैं। कहानी शिक्षण से क्या होता है, ज्ञान को सरल और रोचक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है ना, प्रस्तुत करना, छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के लिए कौशल को विकसित करना, छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर बनाना, ठीक है, बनाकर बच्चों को सुनाना, छात्रों में संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। यानी कि लिखित अभिव्यक्ति है क्या, यहाँ पर ये पूछा गया कि लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो लिखित अभिव्यक्ति, अब यहाँ पर विधाओं पर प्रकाश डालिए लिख दिया है, तो अब बच्चे कंफ्यूज है ना, तो कंफ्यूज नहीं, यहाँ पर सिर्फ यही परिभाषा ही पूछी गई थी। तो मन के भाव और विचारों को लिखकर जब हम व्यक्त करते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है, और जब हम बोलकर व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। मैंने आपको कई बार बताया, जैसे आप कोई नाटक लिखते हो, निबंध लिखते हो, पत्र लेखन, लोक कथा, ये सभी क्या लिखित अभिव्यक्ति हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन, सोपान, ठीक है, कौन कौन से हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाटक लेखन, लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, ठीक है। चलिए फिर आपका प्रश्न आया था कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सोदाहरण समझाइए, ठीक है। ये भी आपका पेपर में पूछा गया है 2019 के, और फिर से रिपीट किया है। तो कौन कौन से मैंने आपको पढ़ाया भी है, और 4 ही देखिए मैंने पढ़ाया था, 4 पूछे गए थे तो 4 ही मैंने आपको ये देखिए पढ़ाया था, ठीक है। जैसे आपका पूर्ण विराम हो गया। पूर्ण विराम क्या होता है, पूरा जो आपका होता है, ठीक है। हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं वो पूर्ण, यानी कि वाक्य को खत्म होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। अर्ध विराम क्या होता है, ये अर्ध विराम होता है, इसका ये चिन्ह होता है। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो वहां पर क्या होता है, अर्ध विराम लगता है। अल्प विराम क्या होता है, जहां पर थोड़ी सी देर एकदम ठहरा जाए वहां पर, या थोड़ी सी देर रुका जाए वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। यानी अल्प विराम का अर्थ थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है।
फिर आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। जिन्होंने महामैराथन पढ़ी होगी वो सिर्फ यही चारों उतार कर आ गए होंगे, सेम ऐसे ही लिख कर आ गए होंगे जिन्होंने पहले से महामैराथन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। वहीं के सारे क्वेश्चन से आपको नहीं यकीन है, आप जा करके महामैराथन खोल कर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्रूफ लेकर आई हूँ पूरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे उदाहरण मैं आपको यही बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, प्रति प्लस एक में एक जोड़ दिया, प्रत्यय हो गया, ठीक है, ये आपका उपसर्ग और आपका प्रत्यय क्या हो गया। जैसे हमने लिखा चलिए मैं यहीं से बता देती हूँ क्योंकि बहुत इतना ध्यान नहीं है, ध्यान है मतलब, लेकिन याद करना पड़ेगा ना। अभी कौन सा है, जैसे तारण और हार, तारण में हार जोड़ दिया, क्या हो गया, तारण हार हो गया। समाज में एक जोड़ दिया, सामाजिक हो गया। ये आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको कल भी जब आपको बहुविकल्पी प्रश्न कराया था तब भी मैंने बताया था कि ये जो समास है इनको जरूर पढ़ ली। मैंने बताया था कि बहुब्रीहि समास जिसमें सारे भगवान आ जाएंगे, अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग आएगा, छोटा पहला पद छोटा होगा, पहला पद उपसर्ग होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। यही तो मैंने बताया था ना। चलिए, और तत्पुरुष समास बताया, कर्मधार समास बताया है ना, सारी चीज़ें बताई। जहाँ पर विशेष और विशेषता की बात हो वहाँ कर्मधार समास होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास में सारी विभक्तियाँ आ जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, जिस समास में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद उपसर्ग होता है, प्रथम पद छोटा होता है, जिसका अर्थ प्रधान होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो देखिए प्रत्येक दिन में क्या होगा, प्रतिदिन, प्रति क्या हो गया, प्रति देखिए कितना छोटा सा है। आ जन्म, हम क्या लिखते हैं, जन्म में हमने आ जोड़ दिया, ये कल मैंने आपको बताया भी था, तो ये हो गया आ जन्म, ठीक है। आ उपसर्ग जोड़ गया, तो यहाँ पर उपसर्ग हो गया या फिर अव्यय हो गया या फिर आपका पहला पद छोटा हो गया, तो वो क्या है, अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गया। आई होप आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इसलिए मैंने कहा था ना महामैराथन पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अगला पूछा गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं, ठीक है। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में अंतर बताइए। तो ये भी आपका प्रीवियस ये महामैराथन में सब पढ़ाया मैंने। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जैसे आप अपने मित्र को लिखते हो, अपने परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति जो आपसे परिचित है ना, जैसे रिश्तेदार जो आपके होते हैं, रिलेटिव जो होते हैं, उनको जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे आपने अपने मित्रों को लिखा, अपने माता पिता को लिखा, या अन्य संबंधियों यानी कि जैसे रिलेटिव जो आपके होते हैं, लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगला है औपचारिक पत्र, जैसे कि आपको जो जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा लिखा जाता है या फिर बहुत ऑफिशियल वर्क के लिए जो लिखा जाता है ना, किसी भी कार्यालय में या संस्था से जुड़े व्यक्ति जो हमसे अपरिचित है ना, हर कोई व्यक्ति हमसे परिचित नहीं होता, हर कोई हमारा रिलेटिव नहीं होता है ना, जो हमसे अपरिचित हो उसको लिखा जाता है। जैसे औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, ठीक है, कोई हमारे वो रिश्तेदार नहीं होते हैं। जैसे व्यवसाय से संबंधित प्रधानाध्यापक को लिखे प्रार्थना पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र, सरकार विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पर पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो कैसा हुआ आपका पेपर, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी, मैंने इसीलिए कहा था कुछ मत पढ़िए, सिर्फ आप लोग महामैराथन पढ़ लीजिए। अगर आपने महामैराथन पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी सफल, ठीक है, यानी पेपर सफल। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो मैं आपको लाइव सॉल्व कराऊंगी, ठीक है, लाइव आइएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, लाइव सॉल्व कराऊंगी। और तब तक आप इस पेपर को देखिए कि आपका पेपर कितना सही हुआ। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में और इंग्लिश के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग का सेकेंड सेमेस्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है, ओके, बाय बाय।